हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को महा मैराथन के बारे में बताया था कि मैंने कहा था कि इसके अंदर हम दो क्लासेस की बात कर रहे हैं, एक इंग्लिश और दूसरी एसएसटी। इंग्लिश की क्लास शाम को आती है और एसएसटी की क्लास दोपहर में आती है, और दोनों क्लासेस को आप देखिएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बने थे, वो सारे के सारे हम इस बार लेकर आए हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ 10 दिन भी तैयारी करते हैं तो 11वें दिन आप एक बेहतर स्कोर के साथ आप अपना जो एग्जाम है ना वो क्लियर करने वाले। कहने की बात है कि आपने कुछ तैयारी नहीं की है तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है भाई, आप आइए प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इतने क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे जितने आप आधे से ज़्यादा पेपर में कर सकते हैं। ठीक है, हमारी तरफ से गारंटी है कि आप आधे से ज़्यादा पेपर हमारे क्वेश्चन ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उनमें से देख के आएंगे। ठीक है, चलिए। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काम कर रहे थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम सब पे पॉइंट करेंगे। याद रखना, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो हतोत्साहित ना हो। यहाँ पे आपको आंसर मिलेंगे। ये रहे, यहाँ पे भी इंग्लिश में है। वाई डिड इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलाइज सपोर्ट द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड एक्सप्लेन। ठीक है, और यहाँ पे हिंदी में देख लो क्या है। भारतीय व्यापारियों और पूंजीपतियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन क्यों किया। ठीक है, अब मैं फिर से बोल दूं। मैंने कहा भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन क्यों किया, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब बड़ा सवाल ये हो रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपको पता ही होगा क्या है। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर में पूछा तो ज्यादा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है आपको। चलो मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 2 पॉइंट देखो, जब 2 पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, 2 मतलब बता रहा है, तो सबसे पहले तो सिविल डिसओबीडियंस का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन वही है जो 1930 के दशक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों ने भाग लिया, जिनमें व्यापारी थे, उद्योगपति भी शामिल थे। ठीक है, अब समर्थन का कारण लिखना आपको। ठीक है, एक लाइन में वो लिख दिया आपने। सबसे पहले इंट्रो। मैं हमेशा बोलता हूँ एक जो बच्चा होता है ना वो अपनी आंसर शीट को बहुत खूबसूरत बताता है, बनाता है। तो बनाने के लिए उसे सबसे पहले इंट्रो देना चाहिए, फिर समर्थन के कारक। ठीक है, फिर उसके बाद समर्थन के कारण। ठीक है, अब समर्थन के कारक क्या होता है, पहले तो है, इंग्लिश में बोलो तो हिंदी में सुनना, पहले तो आर्थिक हित। आर्थिक हित, ठीक है, आर्थिक हित को क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉफिट कह सकते हो, इकोनॉमिक लाभ बोल सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों के हितों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। वे विदेशी कंपटीशन से परेशान थे और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार चाहते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने उनकी मांगों को उठाया और सरकार पर दबाव बनाने का एक मंच प्रदान किया। यानी कि फॉर एग्जांपल हम सब जानते हैं कि हमारे देश के जो उद्योगपति हैं उनकी हालत पहले से खराब कर रखी थी, क्योंकि महंगे सामान यहाँ से कोई खरीद नहीं पा रहा था और वहां से सस्ती मशीनों से बन के आ रहा था और यहाँ से कच्चा माल भी सस्ते रेट में जा रहा था। तो कुल मिला के ये था कि उन्होंने हमारी आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर दिया था। यानी इकोनॉमिक कंडीशन भारत की बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, डाउनफॉल की तरफ चली गई थी। पहला कारण ये था। दूसरा जो था वो राष्ट्रवादी सोच थी, एक राष्ट्रवादी सोच। अब राष्ट्रवादी सोच क्या था कि भाई जाहिर सी बात है ना, जब पूरा देश मिलकर लड़ रहा है तो अगर ऐसे में अगर ये राष्ट्रवादी लोग नहीं आएंगे आगे तो कौन आएगा, क्योंकि ये पैसों से भी हेल्प कर सकते हैं, ये ताकत से भी हेल्प कर सकते हैं। तो हर तरह से अगर ये हेल्प कर सकते हैं तो इनका तो कंट्रोल हो गई होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, कुल मिलाकर क्वेश्चन पूछा कि उद्योगपतियों का क्या भूमिका रही थी जब भी किसी भी आंदोलन की बात की जा रही है। तो आप लिख लोगे उद्योगपति यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तीसरा अगर आपको बात करना है तो सामाजिक सरोकार। यानी कि आप एक बार बताओ, आपके पास सामान खरीदने के लिए बंदा आएगा तो वो बोलेगा ना कि भाई इस बंदे ने ना हमारे खिलाफ, मतलब हमारे सपोर्ट में लड़ाई की थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसकी बिक्री ज्यादा होगी, उसका नाम ज्यादा बनेगा। और इस तरीके से भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा था कि सामाजिक सरोकार भी इनमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल काम कर रही थी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये 2 पॉइंट आपको लिखने थे, ज्यादा नहीं लिखने। ठीक है, भले मैं कितने भी लिखवा दूं आपको, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट बहुत होते हैं। ठीक है, ये पहला इंट्रो लिख देना एक लाइन का, फिर आर्थिक हित और राष्ट्रवादी हित। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, सेकंड है देश में परिवहन के, यानी कि सेकंड क्वेश्चन कहता है देश में परिवहन के साधन के रूप में पाइपलाइन के महत्व की परख कीजिए। बताइए। सबसे पहले तो कैपेबिलिटी, यानी एक दक्षता की बात करते हैं। दक्षता के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमको पता है कि अगर आपको लंबी दूरी की बात करनी चाहिए, ठीक है, आज के दिन में लंबी दूरी की
का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लो किसी पदार्थ को लंबी दूरी पे भेजना हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं सॉलिड हो सकता है, यानी गैस के रूप में हो सकता है, तो उसके लिए पाइपलाइन का बहुत तगड़ा यूज है। इसीलिए आप सोच सकते हैं आपकी गलियों में आपको तीनों तरह की पाइपलाइन मिलेगी, पानी के लिए अलग, गैस के लिए अलग, है ना। समझ में आ गया। अगर कुछ सामान अगर इधर से उधर भेजना तो पाइपलाइन का यूज किया जाता है। तो कुल मिला के पाइपलाइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कुल मिला के परिवहन में वो बोला पाइपलाइन की इंपॉर्टेंस बताइए। दूसरा, सुरक्षा बहुत तगड़ा होता है इसमें, सुरक्षा बहुत ज्यादा होता है। अब अंडरग्राउंड पाइप है तो किसी को कोई किसी भी तरह का तकलीफ देखने को नहीं मिलेगा तुम्हें, है ना। और पर्यावरण के सपोर्ट में होती है, ठीक है। और चौथा, आर्थिक विकास के लिए बहुत ज्यादा काम करती है। 4 पॉइंट बताए मैंने और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इसकी आंसर की चाहिए तो वो ले लेना, ठीक है। और इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। तो लिखा है पहले तो निरंतरता, ठीक है। एक मिनट, पहले तो हमने बताया था दक्षता। दक्षता मतलब होता है एक कैपेबिलिटी जो उस चीज को लेकर आगे तक जा सकती है। दूसरा, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा बेहतर होता है पाइपलाइन का यूज, ठीक है। और फिर आदना आता है क्या, पर्यावरण के सपोर्ट में होता है, पर्यावरण के सपोर्ट में होता है, ठीक है। पर्यावरण के अनुकूल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है सुरक्षित रहती है। अब अंडरग्राउंड में रहेगी तो सुरक्षा रहेगी। तो मैंने यहाँ पे आपको 4 पॉइंट बता दिए, मगर आपको सिर्फ 2 पॉइंट लिखने, जो आपको समझ में आए होंगे 2 पॉइंट मेन, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो पहले मैंने भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों की स्थिति बताई थी मैंने आंदोलन में, और दूसरा बताया देश में परिवहन के साधन के रूप में पाइपलाइन की परख। फिर थर्ड आता है भारत में बहुदलीय बहुदलीय व्यवस्था क्यों अपनाई गई, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। मैंने कहा भारत में बहुदलीय व्यवस्था को क्यों अपनाया गया, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। 2 नंबर में पूछा तो ज्यादा तो पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भारत ने बहुदलीय व्यवस्था क्यों अपनाई है, जाहिर सी बात है, पहले तो हमारे देश भौगोलिक विविधता में अलग अलग है, यानी ज्योग्राफिकली हमारे यहाँ डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। यानी एक बंदा केरल में बैठा हुआ है, ठीक है, दूसरा बंदा यहाँ जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ है, JNK में, ठीक है। अब दोनों, अगर एक इंसान अगर यहाँ, एक बार बताओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है, क्या मैं दिल्ली से इन लोगों का नेता बन सकता हूँ, इन दोनों का नेता बन सकता हूं? बिल्कुल नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि एक बार बताओ, मैं दिल्ली में रहकर मैं दिल्ली के क्लाइमेट के बारे में जानता हूं, दिल्ली की परेशानी के बारे में जानता हूं, दिल्ली के बारे में जानता हूं। तो केरला और JNK का कैसे मैं एक बंदा राजा हो सकता है? तो इसलिए बहुदलीय बहुदलीय व्यवस्था का मतलब ये होता है कि भौगोलिक व्यवस्था के कारण क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जातियां अलग है, धर्म अलग है, भाषा अलग है, लोगों की सोच अलग है और लोगों के हित अलग है, ठीक है। तो जब सब कुछ अलग है तो जाहिर सी बात है एक दल कैसे सबको सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। और दूसरा, हमारे देश स्टार्टिंग से ही एक विचारधारा लेकर चला है, नीतियां लेकर चला है, तो इसको भी ऐतिहासिक कारण कहा जाता है, यानी हिस्टोरिकल रीजन भी बन जाता है कि भाई हमारे स्टार्टिंग से ये काम चला है। तो फिर तीसरा ये है कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, ठीक है भाई। और लोकतंत्र कहता है कि भैया, लोकतंत्र ये भी कहता है कि भाई चूज करने की आज़ादी है। लोकतंत्र कहता है ना कि चूज करने की आज़ादी है, तो चूज करने की आज़ादी है, तो जाहिर सी बात है अगर बहुदल नहीं होंगे, मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं होगा, मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, मल्टी पार्टी अगर सिस्टम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है चूज किसे करोगे, है ना भाई। अब मैं तुमसे बोलूँगा चलो भाई ये मेरा दोस्त है, ये चुनाव में खड़ा हुआ, चूज करो, तुम बोलोगे भैया तुम्हारा दोस्त है, चुनाव में खड़ा हुआ, चूज करने के लिए 4-5 लोग दोगे तभी तो चूज करूंगा, एक बंदे को चूज करने का मतलब क्या बनता है ना, समझ में आ गया। तो ये बनता। तो तीसरा है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी, है ना, बहुदलीय व्यवस्था की ज्यादा जरूरत पड़ती है। एंड द लास्ट इज विभिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व, यानी अलग अलग विचार के लोग होंगे तो फिर जाहिर सी बात है प्रतिनिधित्व करने वाले भी अलग अलग होंगे। मैं 2 नंबर में 4 पॉइंट बता रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब अगर आपको नहीं लिखने में आ रहा तो मैं आपको बताऊँ कैसे करना। साइड में देखो, जब वीडियो देख रहे हो तो ऊपर ना CC लिखा होगा छोटा सा, ठीक है, CC लिखा है, तो कैप्शन पे क्लिक करो। तो कैप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको हिंदी में यहाँ सब कुछ लिखा हुआ नीचे दिख जाएगा, ठीक है। आप कैप्शन को क्लिक करो, आपको नीचे सब कुछ हिंदी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आया? बताओ यस और नो। तो कैप्शन से फिर लिख लीजिए, जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ सब हिंदी में नीचे कैप्शन में लिखा हुआ आएगा और आप इसे लिखते रहना। चलो भाई, 4th क्वेश्चन, मांग जमा किस प्रकार मुद्रा का महत्वपूर्ण लक्षण है, स्पष्ट कीजिए। अब इसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, इसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। और इकोनॉमिक्स के अगर सबसे ज्यादा किसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स का, तो मुझे जहां तक लगता है कि ये मुद्रा से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर पढ़ के जाइएगा। तो मांग जमा क्या है? पहले तो है
दिस इज प्रोसेस ऑफ इंटरचेंज एक्सचेंज, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज की बात कर सकते हो। वैसे हिंदी वालों को बोलते हो विनिमय का माध्यम है ये, विनिमय का माध्यम, ठीक है। जाहिर सी बात है मांग जमा का उपयोग वस्तु और सेवाओं के विनिमय के लिए किया जाता है, आदान प्रदान, और ये एक सुविधाजनक और सुरक्षित तरीका है भुगतान करने का, खासकर बड़े लेन देन की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा है हमारे पास मूल्य का मापन, मूल्य का मापन, मूल्य का मापन, यानी कि हम अब मूल्य को माप सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि पहले आप मेरे पास आए, आपने बोला भैया ऐसा करो ना, मुझे ट्यूशन पढ़ा दो। मैंने बोला हाँ तो पढ़ा दूंगा। फिर तो बोला कि भैया मैं ऐसा करता हूँ ना, मेरे पापा जो है ना वो नाई है, बाल काटते हैं, तो ऐसा करो आप ना बाल कटवा लिया करो महीने में, और बदले में आप मुझे पढ़ा दो। तो क्या मैं उसकी वैल्यू कर पाऊंगा? नहीं हो सकता वैल्यू। भाई बाल कटवाऊंगा मैं 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए, ठीक है, मेरी फीस होगी 1500 रुपए, हाउ कैन इट मैनेजेबल, है ना। और जाहिर सी बात है बाल कटवाने के लिए मैं जाऊंगा हफ्ते में 1 दिन, और वो आएगा पढ़ने के लिए पूरे 7 दिन। क्या ये सॉल्यूशन हो सकता है इसका? नहीं ना। तो ये दिक्कतें आती थी। जाहिर सी बात है अब सोना खरीदने वाला बंदा लोहार आ जाए, बोले नहीं यार, लोहार बोले यार ऐसा करो मेरे यहाँ से 2 बाल्टी ले लो, बदले में आप ऐसा करो सोने का 1 कंगन दे दो। तो ये तो नुकसान ही नुकसान है ना। तो मूल्य का मापन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। दूसरा है मूल्य का मापन करना है, तो 2 पॉइंट लिख देना, ठीक है। मगर तीसरा पॉइंट भी बता देता हूँ। अगला है मूल्य का भंडार, है ना। मूल्य का भंडार करना बहुत आसान हो जाता है, यानी अगर आपके पास डिमांड डिपॉजिट है तो जाहिर सी बात है आप उसको अपने एक संपत्ति के रूप में कर सकते हो, जिसे बोलते हैं लिक्विड प्रॉपर्टीज, तरल संपत्ति, जिसे आसानी से बाद में आप कैश करवा सकते हैं, है ना। तो ये 3 पॉइंट है, आप ये 3 पॉइंट को लिख लीजिएगा। और यही 3 पॉइंट आगे जाके प्रॉब्लम भी आएगी जब हम पूछेंगे बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या प्रॉब्लम आई थी, तब भी आपको ये चीज बतानी पड़ेगी मुझे, ठीक है। बोलो यस और नो। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ये 4 क्वेश्चन किए हमने, यहाँ पे देख सकते हैं 4 क्वेश्चन में। हाउ इज डिमांड डिपॉजिट एन एसेंशियल फीचर ऑफ मनी, ऊपर है व्हाई हैज इंडिया एडॉप्ट अ मल्टी पार्टी सिस्टम, एक्सप्लेन, एग्जामाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ पाइपलाइन एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। चलो भाई जल्दी जल्दी में मैं थोड़ा अगर गलत इधर उधर बोल दूं तो आप लोगों को इग्नोर करना है। क्या करना है? इग्नोर करना है, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें जाहिर सी बातें इधर उधर हो ही जाती है, ठीक है। समझ में आ गया? बोलो यस और नो। अब ये क्या पूछा है? ये कुछ अजीब सा पूछ लिया भाई, मेरे को अजीब लग रहा है, आप लोगों को भी लग रहा है? मैं देखो आपको बता रहा हूँ, जब भी मैं ये वीडियो डालता हूँ तो आप लोगों का काम ये होना चाहिए कि भाई इसे लाइव में देखो। लाइव प्रीमियर करती है ना ये, तो लाइव प्रीमियर में देखा करो, क्योंकि देखो आजकल क्या हो रहा है ना, आजकल यूट्यूब की तरफ से ना लाइव में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लाइव ओपन ही नहीं हो रहा। अगर मैं लाइव ओपन करना चाहूँ ना तो लाइव वीडियो बन ही नहीं पा रहा, और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इससे, तो मेरे को वीडियो बना के डालनी पड़ रही है। वैसे मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी वीडियो बना के डालना, ठीक है, बट क्या करें, अब जैसा ऊपर वाला देगा वैसे करेंगे, है ना। पहले नहीं होता था ऐसा, चलो कोई बात नहीं। फिलहाल यहाँ पे देखो प्रोसेस दिखा रखा है, रेशा उत्पादन, ठीक है। 5वां क्वेश्चन दे रखा है, रेशा उत्पादन, धुनाई, कताई, बुनाई, रंगाई व परिष्करण, वस्त्र निर्माण, वस्त्र गारमेंट, कपड़ा, सूत, कच्चा रेशा, ये कुछ प्रोसेस बता रखा है। अभी आपको पूछ रहा है कि इसके भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। वस्त्र निर्माण के लिए आवश्यक आधारभूत सामग्री क्या है, यानी कि जब आप इंडस्ट्री किसकी बात कर रही है, एक मिनट रुकना, क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश में। हाँ तो ये इंग्लिश में है, देखो इंग्लिश में देखो, विच इज द बेसिक मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, विच ऑफ द बेसिक मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और इसके अंदर प्रोसेस आपको दे रखा है, प्रोसेस में फाइबर प्रोडक्शन, स्पिनिंग, वेविंग, निटिंग एंड डाइंग एंड फिनिशिंग एंड गारमेंट मैन्युफैक्चर, गारमेंट, फैब्रिक, यार्न एंड रॉ फाइबर, ठीक है। इन सब के बारे में बात की है। तो आप मुझे बताओ विच इज द बेसिक मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, बताओ इसका, बताओ। चलिए तो मैं बताऊं आपको, चलो मैं बता देता हूँ। तो इसका जो पहले का आंसर है वो कच्चा रेशा है, ठीक है। तो कच्चा रेशा जो है ना बेसिक है, ये बेसिक है, ठीक है, ये आधारभूत सामग्री है वस्त्र निर्माण के लिए। अगर कच्चा रेशा नहीं है तो फिर बनाओगे कैसे? दूसरा आता है 5.2, वस्त्र उद्योग में मूल्य संवर्धन का एक उदाहरण दीजिए। तो ये आप इंग्लिश वाले नीचे देख लेना, ठीक है, मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा, फिर भी देखना पड़ेगा। चलो, गिव वन एग्जांपल ऑफ वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो वैल्यू एडिशन के बारे में आपको मुझे बताना है। तो इसका जो आंसर होगा आपके सामने वो क्या होगा, बताओ। तो मूल्य संवर्धन का एक उदाहरण देते हुए मैं आपको बताऊं तो कच्चा रेशे से वस्त्र बनने तक की प्रक्रिया में मूल्य संवर्धन के कई उदाहरण हैं। एक उदाहरण तो यह है रेशे से सूत बनाना, ठीक है।
एक तो है कि रेसे से जो सूत बन रहा है ये पहला कर रहा है। इसमें क्या होता है, कच्चा रेसा अपने आप में कम मूल्य का होता है। अब इसे धुनाई कताई की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, फिर ये सूत में बदला जाता है, और फिर सूत बनने के बाद इसको क्या किया जाता है, कपड़े की तरफ आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है तो वही है कि रेसे से सूत बनाना। ठीक है, कहाँ गया भाई, इस ये वाला रेसे से सूत बनाने का जो है ना, ये मेन उदाहरण बन जाता है। चलो भाई, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है, मेरा मानना तो ये थोड़ा अच्छा है। आपको क्या मानना है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आता है, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों के बारे में बताइए। यानी कि आपको ये बताना है क्रेडिट ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल वे ऑफ क्रेडिट। अगर आप कहीं से क्रेडिट लेते हैं ना, यानी कि कहीं से लोन लेते हैं, तो आपको उसके ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल चीज़ों के बारे में बात करनी है ना। चलो एक बार फिर भी इंग्लिश में देख लेते हैं। लिखा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, एंड नीचे वाला हाउ डज द बैंक वर्क एज अ की कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम एक्सप्लेन। चलिए दोनों के बारे में बात करते हैं। तो पहले तो है हमारे सामने ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में अंतर स्पष्ट करते हैं। तो जब हम ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में बात करते हैं तो याद रखना, पहला तो है संस्था जो है वो, जब औपचारिक के बारे में बात करेंगे, देखो मैं बताता हूँ कैसे लिखना है, आपको आंसर राइटिंग भी बताता हूँ कैसे लिखता है। देखो मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें बताते हुए चलूँगा भाई, सारी चीज़ें बताते हुए चलेंगे हम, चिंता मत कीजिए। चलिए सुनिएगा, मेन चीज़ें जो बताता हूँ मैं आपको वो ये है कि औपचारिक स्रोत, तो पहले आपको ऐसे काटना है, ऐसे करके ऐसे बनाना है। तो पहले तो आधार लिख दोगे यहाँ पे, आधार लिखने के बाद यानी बेस, फिर यहाँ पे ऑफिशियल, ठीक है, औपचारिक हिंदी में लिख लेना औपचारिक, और ये लिख दो यहाँ पे अनौपचारिक अनऑफिशियल, दोनों लिख दिया। उसके बाद आप संस्था के बारे में बात करना है। यहाँ पे संस्था इसमें बैंक लिख देना, बैंक, सहकारी समितियाँ और वित्तीय संस्था ये लिख देना। यहाँ पे आप लिख देना साहूकार, यहाँ रिश्तेदार। जाहिर सी बात है, अनौपचारिक लोन किससे लोगे आप, रिश्तेदार से लोगे, दोस्त से लोगे, जमींदार से लोगे, व्यापारी से लोगे, साहूकार से लोगे। ठीक है, और संस्था की बात जब करोगे तो बैंक से लोगे, सहकारी समितियां से लोगे, वित्तीय संस्थान से लोगे। ठीक है, बट इसमें नियम और शर्तें क्या होती है, सुनना, नियम व शर्तें। ठीक है, नियम व शर्तें कैसे होगी, इसमें होगा भाई आपको एक प्रॉपर ब्याज दिया जाएगा। ब्याज तो आप इसमें भी दोगे, दूसरे वाले में भी दोगे, बट इसमें एक निश्चित ब्याज है। ठीक है, यहाँ निश्चित ब्याज है, यहाँ पे आपकी सहमति से भी हो सकता है, आपसी सहमति से। तो बोलो नहीं यार ऐसे करो ना, 8% मत लो, 7% ले लो, 6% ले लो, ऐसे करके। बट यहाँ पे ऐसा बैंक की तरफ से आपको ऐसे नहीं मिलेगा, वहाँ प्रॉपर जो है वो है। फिर ब्याज दर भी इनका निर्धारित किया जाता है एक समय, मगर इसमें कोई निर्धारित नहीं है। आप बोल सकते हो यार इस महीने नहीं हो पाया, अगले महीने ले लियो। सुरक्षा है यहाँ पे, अक्सर यहाँ पे संपत्ति जो रखी गई है उसकी सुरक्षा है। यहाँ पे झगड़े के कारण बाकी चीज़ें अपने हाथ में आ सकती है। यहाँ पारदर्शिता पूरी दिखती है, मगर यहाँ पारदर्शिता नहीं है, यानी कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यहाँ पे विवाद कम होते हैं, यहाँ पे विवाद ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विवाद का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पे कार्रवाई की जा सकती है यहाँ पे। ठीक है, बट वहाँ पे कार्रवाई नहीं की जा सकती। दूसरे वाले जो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करो उसमें तो आप कर ही नहीं सकते ना, कंप्लेंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपने पर्सनल ली है। इसमें इंटरफेरेंस भी कोई नहीं करेगा, आपके इसमें इंटरफेयर कोई नहीं करेगा। ठीक है, चलिए भाई, चलिए तो आज ये करते हैं, बाकी कल देखते हैं। लाइव क्लास में हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरी आदत नहीं है वीडियो बना के इतनी बड़ी वीडियो बनाने की। ठीक है, तो आज के लिए भाई इतना ही करते हैं, बाकी कल मिलते हैं। और पहली बात तो रात को मिलते हैं, रात को आज इंग्लिश की क्लास होगी, फिर से आप लोग रहिएगा वहाँ पे कंटिन्यू। और कल से मैंने बताया कि अब रोज़ आपके यहाँ पे इंग्लिश SST के और इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे। 15 दिन में 15 क्वेश्चन पेपर, मतलब जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे वो सारे आप करके जाइएगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली क्लासेस, ठीक है, हमारी आगे की। तो बस आप जब भी ऑनलाइन होते हैं तो एक बार नोटिफिकेशन ऑन करके जाइएगा, ताकि आपको सारे फीचर्स, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाए और दिख जाए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना, मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।